नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुक्त कर्ण आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यांत्रिकी की जो जटिल समस्याएं हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम की आवश्यकता होगी, FBD की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम आपको एकदम क्लियर करवा देंगे कि किसी भी निकाय के लिए कणों का FBD मुक्त कर्ण आरेख किस तरीके से तैयार करना है। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम की सहायता से हम किसी निकाय के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण या पिंड होते हैं, उनका त्वरण और निकाय में मौजूद जो रस्सियाँ होती है, डोरियाँ होती है, उनमें उत्पन्न तनाव के फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। FBD के हम 2 वीडियो लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में हम घर्षण को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। अगला और ये जो टॉपिक है गति के नियम, इसका अंतिम जो वीडियो होगा उसमें हम घर्षण को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो घर्षण सहित और घर्षण रहित 2 अलग अलग वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम घर्षण की चर्चा नहीं करेंगे। जो भी पृष्ठ है, जो भी निकाय हम लेकर चलेंगे, उसमें घर्षण को नगण्य कंसिडर करके अध्ययन करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम का निर्माण करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जटिल समस्याओं को सोल्व करने के लिए हमें आज के इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है। इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जरिए आपको इनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मुक्त कर्ण आरेख होता क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। देखिए, हम कणों की गति का अध्ययन कर रहे हैं और कणों की गति के लिए हम क्या करेंगे, एक निकाय लेकर चलते हैं। उस निकाय में हम पर्टिकुलर एक कण ले लेंगे या पिंड ले लेंगे। उस पिंड पर लगने वाले सभी बलों को व्यक्त करने का जो तरीका है उसी को ही हम कहते हैं मुक्त कर्ण आरेख। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि निकाय में मुक्त कर्ण आरेख का मतलब क्या है वो समझना आपको, कि हमारे पास में निकाय है और किसी कण को या पिंड को हम अलग कर लेंगे, निकाय से अलग करके उस पर लगने वाले सभी बलों को व्यक्त करने का जो तरीका है उसी को ही हम मुक्त कर्ण आरेख कहते हैं। कि निकाय में पर्टिकुलर हमने कोई सा कण ले लिया, कोई सा पिंड ले लिया, उस पर लगने वाले सभी बलों को हम व्यक्त कर दें तो उसी को ही क्या कहा जाएगा, मुक्त कर्ण आरेख। ओके, चले पहले डेफिनेशन, फिर कुछ स्थितियां हम लेकर चलेंगे, उससे आप बेटर तरीके से समझते हुए चले जाएंगे। चले सबसे पहले मैं बात करता हूं मुक्त कर्ण आरेख। देखिए, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि, देखिए इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या है कि कण को निकाय से अलग कर, निकाय से अलग कर उस पर लगने वाले सभी बलों को, उस पर लगने वाले सभी बलों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना ही मुक्त कर्ण आरेख होता है। एक बार क्लियर करो, फिर दोबारा सुनो, समझो। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि हमारे पास में कोई निकाय है, उसमें से हम एक पर्टिकुलर पिंड या बॉडी को ले लेंगे, उस पर लगने वाले सभी बलों को एक एक करके शो कर देंगे, दिखा देंगे। तो वही क्या है, मुक्त कर्ण आरेख। चलिए मैं कुछ स्थितियां लेता हूं। पहली जो हमारी स्थिति है वो क्या है, मैं बिंदु ए लेकर चल रहा हूं। इसमें हम लेकर चलेंगे कि क्षैतिज जो चिकनी सतह है, क्षैतिज सतह है, कोई चिकनी सतह, क्षैतिज
चिकनी सतह पर गुटके की गति, इसका हम अध्ययन करेंगे। क्षैतिज चिकनी सतह पर गुटके की गति। देखिए हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, ये जैसे हमारे पास में कोई क्षैतिज सतह है और इस क्षैतिज सतह के ऊपर ये हमने कोई रख दिया है गुटका, और इस गुटके के ऊपर हम बल लगा रहे हैं इधर से एफ। ओके, ये तो बल लगा रहे हैं हम। ये जो एफ बल है वो कौन लगा रहा है? बाह्य बल है। एफ क्या है इसको समझ लीजिए, एफ क्या है? बाह्य बल लगाया जा रहा है। ओके, तो देखिए इसका द्रव्यमान यदि m है तो इस पिंड के ऊपर नीचे की ओर इसका भार mg काम करेगा, ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल R काम करेगा। तो इस पिंड पर लगने वाले सभी बलों को व्यक्त करने का जो तरीका है, देखिए यहाँ पर कोई अन्य कोई पिंड नहीं है, जो भी पिंड है वो यही है और इस पर लगने वाले सभी बलों को मैंने व्यक्त कर दिया। दिखने में हमने बाहर से कितना लगाया? एफ लगाया, बट mg तथा r इसमें छुपे हुए बल हैं। mg नीचे की ओर लग रहा है, r ऊपर की ओर लग रहा है, इन्हें भी आपको व्यक्त करना है। यहाँ पर जो ये सतह है वो चिकनी सतह है। यहाँ पर सतह कैसी है? चिकनी सतह है, और क्षैतिज जो सतह है उसके अनुदिश ये बल लग रहा है। ठीक है, तो इस पिंड का एक्सेलरेशन क्या होगा उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर हमारे पास में दो रिजल्ट प्राप्त होंगे। एक तो ये जो r है वो mg के इक्वल होगा। r किसके इक्वल होगा? mg के तुल्य होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर जो बल हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, r mg के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैं कंसिडर कर लूँ कि ये a त्वरण से गति कर रहा है। कितने त्वरण से गति कर रहा है? a त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर टोटल जो बल है वो है ma, जो कि बाह्य बल f के इक्वल है। बाह्य बल f के इक्वल है, तो इस स्थिति में जो एक्सेलरेशन होगा a वो f बटे में m के इक्वल होने वाला है। ये क्लियर कर लीजिए कि इस स्थिति में, मैं अलग अलग स्थितियों में आपको समझाने वाला हूं। यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए कि इस पिंड के ऊपर बाहर से बल लगाया जा रहा है F, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, गुरुत्वीय बल भार के रूप में mg नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर बल एक दूसरे को निरस्त कर जाएंगे, r mg के इक्वल होगा। क्षैतिज बल के कारण से ये a त्वरण से गति करेगा, तो ma इस पर लगने वाला बल है और ये f के इक्वल है। देन यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा? f बाई m आ जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम तो बस इतना ही है, और फ्री बॉडी डायग्राम के कारण से जो इक्वेशंस प्राप्त होती है वो ये दोनों है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में जो क्षैतिज बल है वो किसी एंगल पर लगता हो, कि क्षैतिज से थीटा कोण पर यदि काम करें तब क्या हो जाएगा? यही बल क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास में एक चिकनी सतह है, इस पर ये कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, और यहाँ से इस क्षैतिज सतह से थीटा कोण पर, कितने कोण पर? थीटा कोण पर कोई बल F काम करता है। ये हमारे पास में स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड है और क्षैतिज से थीटा कोण के ऊपर एक बल F काम करता है। देन यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में हम जो बल हैं उनको यहाँ पर व्यक्त करेंगे। इस पर नीचे की ओर काम करेगा mg, ऊपर की ओर काम करेगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल R। तो देखिए ये जो कैपिटल F है इसको भी हम घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि थीटा वाली डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा वो F कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो इसका घटक होने वाला है वो है F साइन थीटा। F साइन थीटा। ओके, यहां पर देखें फ्री बॉडी डायग्राम से जो इक्वेशन है R है, ऊपर की ओर कितना लग रहा है? R, प्लस में क्या लग रहा है? F साइन थीटा, F साइन थीटा, और ये सब कुछ बराबर है mg के। ये सब किसके इक्वल है? mg के तुल्य। एक इक्वेशन तो फ्री बॉडी डायग्राम से ये आ गई है। दूसरी वाली इक्वेशन क्या आएगी? देखो क्षैतिज दिशा में बल लग रहा है F कोस थीटा, और उसके कारण से ये a त्वरण से इधर गति कर रहा है। कितने त्वरण से गति कर रहा है?
ए त्वरण से गति कर रहा है, तो एम ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा, और यहां से इसका एक्सेलरेशन ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा अपॉन एम आ जाएगा। ओके, तो ए बराबर आ गया एफ कोस थीटा अपॉन एम। तो यहां पर ये जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग इस पिंड का जो एक्सेलरेशन होगा वो एफ कोस थीटा अपॉन एम के इक्वल होने वाला है। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी और सिचुएशन को लूंगा, उसमें हम नत समतल लेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, ये तो क्षैतिज तल के ऊपर वस्तु रखी हुई है, इस पर क्षैतिज दिशा में बल लग रहा है, इस पर क्षैतिज तल पर वस्तु रखी हुई है और क्षैतिज से थीटा कोण पर बल लग रहा है, तब की बात है। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि जो पिंड है उसको नत समतल पर रखूंगा और नत समतल के ऊपर इसके फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एफ से जो इक्वेशंस हैं बलों को व्यक्त करने वाला हूं। एक बार मैं इन सब को यहां से हटा देता हूं, फिर व्यक्त करता हूं। अब हम पिंडों को नत समतल पर रखेंगे, चिकने नत समतल पर रखने वाले हैं। देखिए बी पार्ट अब हम लेकर चलेंगे चिकने। चिकने का मतलब यहां पर घर्षण नहीं है, चिकने नत समतल पर पिंडों की गति। देखिए इसमें भी हम दो कंडीशन देखने वाले हैं कि जब जो नत समतल है वो स्थिर अवस्था में है। नत समतल क्या है, ये इस तरीके से मैं एक नत समतल यहाँ पर आपके सामने पुट कर रहा हूँ जो कि क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाए हुए हैं। क्षैतिज के साथ में कितना कोण बना रखा है, थीटा कोण बना रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड इसके पृष्ठ के ऊपर इस तरीके से पुट कर देंगे। इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, स्मॉल एम, इस तरीके से है। अब देखिए इसके ऊपर हम कोई बाहर से कोई बल नहीं लगाया जा रहा है। इस स्मॉल एम द्रव्यमान पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जा रहा है। ये सतह है वो चिकनी है, घर्षण रहित है, घर्षण को हमने नगण्य कंसिडर कर लिया है। तब इसके एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इस पर लगने वाले बलों को मैं सबसे पहले व्यक्त कर देता हूं। इस पर mg नीचे की ओर काम करेगा। mg किधर लगने वाला है, नीचे की ओर, और प्रतिक्रिया बल पृष्ठ के ठीक लंबवत दिशा में इस डायरेक्शन में काम करेगी कैपिटल R। तो प्रतिक्रिया बल इस नत समतल के पृष्ठ के लंबवत काम करती है, mg ठीक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है। ये दो बल काम कर रहे हैं। अब इन बलों को हम घटकों में वियोजित कर देते हैं। आमने सामने वाले घटक निरस्त हो जाने चाहिए, इस तरीके से इनको हम घटकों में वियोजित करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में इतना ही है कि ये दो बल यहाँ पर हम काम में लेंगे। अब इनको घटकों में वियोजित करके इस पिंड का एक्सेलरेशन हम ज्ञात कर लेंगे। बोर्ड पर फोकस कीजिए। इस mg को मैं घटकों में तोड़ देता हूँ। mg का इस डायरेक्शन में घटक, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा mg cos थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो हो जाएगा mg sin थीटा। देखिए यहाँ पर आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि जो कैपिटल R है, प्रतिक्रिया बल है, वो mg cos थीटा से संतुलित हो रहा है, और जो mg sin थीटा है वो इस पिंड को क्षैतिज दिशा में ए त्वरण से गति करवा रहा है। तो इस पिंड पर लगने वाला जो इस तल के अनुदिश बात कर रहा हूं मैं, ये ma त्वरण से मतलब ma बल से नीचे की ओर खिसक रहा है। ये जो ma है वो mg sin थीटा के इक्वल है। तो यहां से a बराबर निकल कर आ गया है g sin थीटा। a किसके इक्वल आ गया है, g sin थीटा के तुल्य आ गया है। तो यहां पर आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। अब मैं यहां पर इस नत समतल को ही a0 त्वरण से गतिशील करवा दूं तो क्या होगा। देखो इस कंडीशन में तो ये क्या है, स्थिर अवस्था में है। ये कौन सी अवस्था में, इस कंडीशन में ये स्थिर अवस्था में है। अब देखिए
इस तरीके से ये एक नत समतल है और इस नत समतल पर यहाँ पर ये कोई पिंड रखा हुआ है और ये जो नत समतल है, अब देखो ध्यान देना, बोर्ड पर फोकस कीजिए, ये A0 त्वरण से इधर की ओर गति कर रहा है। ये A0 क्या है? A0 क्या चीज है? नत समतल का त्वरण है। ये नत समतल का एक्सेलरेशन है, नत समतल का एक्सेलरेशन है, त्वरण है। ठीक है, जो नत समतल है वो क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। देखो अब की बार क्या होगा कि जब निर्देश तंत्र खुद ही त्वरित गति करता है तो पिंड पर एक आभासी बल काम करेगा और त्वरण की विपरीत दिशा में काम करेगा। लास्ट वीडियो में हमने इसको क्लियर किया था। तो इसके ऊपर लगने वाले बलों में से एक बल तो है mg नीचे की ओर, एक बल इस पर प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है नत समतल के ठीक लंबवत, और इसकी गति की विपरीत दिशा में यहां पर ma0 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? ma0। और फाइनली मैं यहां पर कह दूं कि ये जो पिंड है वो a त्वरण से नीचे की ओर फिसल रहा है। तो यहां पर देखें, लगने वाले बलों को हमने व्यक्त कर दिया है। अब इनको हम घटकों में भी वियोजित कर सकते हैं। मुझे इस a की वैल्यू चाहिए, मुझे किसका मान चाहिए? त्वरण a का मान चाहिए। इसके लिए हम इस mg को और ma0 को घटकों में वियोजित कर देंगे। देखिए इस mg का ये वाला एंगल थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। और इस नत समतल के पृष्ठ के अनुदिश इस mg का घटक हो जाएगा mg sin थीटा। ओके, इस ma0 को भी मैं घटकों में वियोजित कर देता हूं। ma0 ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो इस डायरेक्शन में इसका जो मान है वो हो जाएगा ma0 cos थीटा। यहां पर ये जो बल लग रहा है वो मैं लिख देता हूं ma0 cos थीटा, और इसके अनुदिश जो घटक है वो है ma0 sin थीटा। ये मैंने घटकों में वियोजित कर दिया है। ओके, घटकों में वियोजन आपको समझ लेना है। थीटा वाली दिशा में जो घटक है वो cos के रूप में लिखा जाएगा और उसके ठीक परपेंडिकुलर साइन के फॉर्म में लिखा जाएगा। आसान तरीका है। यहां पर देखें कि जो ये जो कैपिटल R है, अब मैं FBD से इक्वेशन लिख रहा हूं और पहली इक्वेशन देखिए, कैपिटल R है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ma0 sin थीटा प्लस mg cos थीटा। इसी प्रकार से जो क्षैतिज घटक है वो देख लीजिए, इधर काम कर रहा है ma और ये mg sin थीटा माइनस ma0 cos थीटा के इक्वल होगा, ma0 cos थीटा के इक्वल होगा। तो यहां से एक्सेलरेशन, इस पिंड का जो एक्सेलरेशन है a, वो आ जाएगा g sin थीटा माइनस a0 cos थीटा। ओके, ये आ गया हमारे पास में g sin थीटा माइनस a0 cos थीटा। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने अब तक क्या है, दो स्थितियां पढ़ी है कि जब कोई पिंड क्षैतिज तल के ऊपर F बल से खींचा जा रहा हो, और वो जो F बल है वो हो सकता है क्षैतिज दिशा में हो सकता है क्षैतिज से थीटा कोण पर हो। एक स्थिति तो हमने ये पढ़ी। दूसरी स्थिति हमने क्या पढ़ी है कि जब जो पिंड है वो एक नत समतल पर रखा हुआ है, यहां पर नत समतल स्थिर अवस्था में है, बाहर से कोई बल काम नहीं कर रहा है, तो ये वाली स्थिति पढ़ी हमने। और इस स्थिति के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है a है वो किसके इक्वल आ गया? g sin थीटा के इक्वल आ जाता है। अगली सिचुएशन में हमने क्या है, सीधा सीधा आप ये डायग्राम बनाओ, घटकों में तोड़ो और सीधा फॉर्मूला लिखो, और कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट भी याद रखने पड़ेंगे, तरीका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, देखो ये जो कैपिटल यहां पर जो एक्सेलरेशन पिंड के अंदर क्रिएट हो रहा है वो यहां पर देखो क्या होगा,
जब ये निर्देश तंत्र खुद त्वरित गति करेगा तो इसके ऊपर एक आभासी बल काम करेगा और वो आभासी बल इसकी गति को, जो पिंड है उसकी त्वरित गति को कम कर देगा। पहले त्वरित गति कौन सी थी? a बराबर था g साइन थीटा। अब यहां पर g साइन थीटा में से क्या घट रहा है? a0 कोस थीटा कम हो गया है यहां से, तो एक्सेलरेशन g साइन थीटा माइनस a0 कोस थीटा ही रह जाएगा। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड ही टॉपिक लेकर चलेंगे। एक से अधिक पिंडों के हम निकाय लेकर चलेंगे और उन पिंडों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम और उनका एक्सेलरेशन का अध्ययन यहां पर हम करने वाले हैं। अब यहां पर हम संपर्क में रखे गुटकों की गति का अध्ययन करेंगे। संपर्क में रखे गुटकों की गति, कि गुटके संपर्क में रखे हुए हैं उनकी गति का हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। देखिए पहली कंडीशन में हम ये ले लेते हैं कि दो गुटके एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, एक चिकने समतल पृष्ठ के ऊपर रखे हुए हैं। ध्यान देंगे सारे इधर एक बार बोर्ड के ऊपर। ये हमारे पास में एक गुटका है जिसका द्रव्यमान है m1, एक दूसरा गुटका है जिसका द्रव्यमान है m2। इधर से इसके ऊपर एक बाह्य बल लगाया जा रहा है कैपिटल F, और इसके पश्चात ये जो पूरा का पूरा निकाय है वो a त्वरण से गति कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि इन दोनों का आपस में संपर्क में है और ये इस क्षैतिज पृष्ठ के साथ में भी संपर्क में है। क्षैतिज पृष्ठ तथा गुटकों के मध्य घर्षण बल नगण्य है। तो आपको यहाँ पर सीधा ये यहाँ मिलेगा कि जो गुटके हैं वो चिकने क्षैतिज पृष्ठ पर रखे हुए हैं या घर्षण रहित पृष्ठ के ऊपर रखे हुए हैं। ओके, ए त्वरण से गति कर रहा है। अब देखो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका सीधा सीधा आपको यही ध्यान रखना है कि कुल बल बट्टे में कुल द्रव्यमान। जब जैसे मान लीजिए कि पिंड है वो एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं तो कुल लगने वाला कुल बल बट्टे में उनका कुल द्रव्यमान, तो निकाय का एक्सेलरेशन आ जाएगा क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। इसी प्रकार से यदि पिंड है वो डोरी से जुड़े हुए हैं तब भी आपको एक्सेलरेशन इसी तरीके से निकालना है, कुल बल बट्टे में कुल द्रव्यमान। अब यहाँ से हम फ्री बॉडी डायग्राम की सहायता से इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको समझा देते हैं। साथ में देखिए ये जो m1 पिंड है वो इस m2 के ऊपर एक बल लगाएगा, m2 वापस इस पर प्रतिक्रिया फलस्वरूप बल लगाएगा। तो ये जो पिंड m2 है इसके ऊपर बल नहीं लग रहा है, ये कैपिटल F तो सिर्फ m1 पर लग रहा है, m1 फिर इस पर लगा रहा है। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि m2 पर लगने वाला बल कितना है, m1 के द्वारा m2 पर लगने वाला बल, m1 के द्वारा m2 पर लगने वाला बल। तो इस पर लगने वाला जो बल होता है, क्योंकि ये a त्वरण से गति कर रहा है, m2a होता है, m2a, और एक का मान मैंने अभी अभी बताया। चलिए समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम m1 के लिए FBD, तो FBD इसके लिए क्या आएगा, मैं m1 को फिर से निर्मित कर रहा हूं। ये हमारे पास में m1 है। देखिए इसके ऊपर इधर बल काम कर रहा है कैपिटल F, इधर इसके द्वारा बल लगाया जा रहा है स्मॉल f, और ये a त्वरण से गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान है m1। तो देखिए इसके ऊपर नीचे की ओर तो m1g लग रहा है, ऊपर की ओर कैपिटल R1 कर देता हूं मैं, R1 लग रहा है। हालांकि ऊर्ध्वाधर बलों का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, जब हम घर्षण को इंक्लूड कर लेते हैं तब जरूर रोल हो जाता है। तो यहाँ पर घर्षण इंक्लूड नहीं है, फिर भी घटकों में वियोजित मतलब यहाँ पर हम इनको दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R1 है वो m1g के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखें कि R1 का जो मान है वो तो है m1g के, और एक जो महत्वपूर्ण इक्वेशन है कि इस पर बल लग रहा है F, इस पर बल कितना लग रहा है। देखो इन चीज़ों को समझो, दोनों को ही मैं डायग्राम बना लेता हूं ऐसे। ये है m2, ये मैंने जो डायरेक्शन दिखाई वो ठीक नहीं थी। अब इसके ऊपर बल लग रहा है इधर स्मॉल f, और ये इस m1 के ऊपर बल लगा रहा है स्मॉल f इस डायरेक्शन में। देखो ये क्या करता है, इसके ऊपर बल लगा रहा है ऐसे,
और ये इसके ऊपर बल लगा रहा है ऐसे, तो इस पर लगने वाला बल तो कितना है F इस डायरेक्शन में, और ये वाला इसके ऊपर बल लगा रहा है F इस डायरेक्शन में, ओके। और ये भी A त्वरण से इधर गति कर रहा है। तो इसके लिए तो इक्वेशन हमारे पास में क्या आ गई है, देखिए मैंने ऊर्ध्वाधर जो बल है उसको हमने नहीं दिखाया, केवल क्षैतिज बलों को मैं यहां पर ले लेता हूं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा M1A, चलिए मैं यहां पर ही लिख देता हूं M1A, इस पर लगने वाला टोटल बल कितना है F माइनस स्मॉल f, ये इक्वेशन आ गई। इस पे क्या आएगा बल M2A बराबर स्मॉल f, ओके। और ऊर्ध्वाधर बलों की मैं बात करता हूं तो पहले कण पर M1 के ऊपर R1 बराबर क्या आ जाएगा M1G, इसके ऊपर क्या आ जाएगा R2 बट्टे में M2G, हालांकि यहां पर इनका कोई रोल नहीं होगा, ओके। ये दो इक्वेशन आ जाती है फ्री बॉडी डायग्राम से, और इन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से हम एक्सेलरेशन ज्ञात कर लेते हैं, पहले कण के द्वारा दूसरे पर, दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो M1 प्लस M2A बराबर आ गया कैपिटल F, और A बराबर आ गया है कैपिटल F बट्टे में M1 प्लस M2, ये आ गया है, ओके। A बराबर क्या आ गया कैपिटल F, कुल बल बट्टे में कुल द्रव्यमान, कुल बल बट्टे में कुल, बाहर से कितना बल लगाया जा रहा है F, कुल द्रव्यमान कितना है A1 प्लस A2। अब मैं यहां से इस F स्मॉल f का मान कितना है M2A, M2A कितना है F बट्टे में M1 प्लस M2, ये हो गया, ये स्मॉल f है। तो स्मॉल f इसका मतलब समझना कि इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, तो इस पर तो सिर्फ स्मॉल f ही लग रहा है, और बल बराबर क्या होता है, देखो इसके ऊपर लगने वाला बल कितना हो जाएगा M2, देखो ये बल लगेगा M2A और ये F के इक्वल है, तो A का मान यहां पर पुट कर दीजिए, A का मान है F बट्टे में M1 प्लस M2। तो ये देखो इधर यहाँ इन चीज़ों को समझ लीजिए कि इस पर जितना बल लग रहा है ना, कितना बल लग रहा है F, तो इसका द्रव्यमान M2, इसका एक्सेलरेशन A, तो F बराबर आएगा M2A, और A का मान कितना है कैपिटल F बट्टे में M1 प्लस M2, ये है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हमारे पास में छपा पड़ा है कि दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान है 7 किलोग्राम और 5 किलोग्राम है, और इन पर बाहर से 6 न्यूटन का एक बल लगाया जा रहा है, ओके। हमारे को ये पूछा है 5 किलोग्राम वाले पिंड पर लगने वाला बल कितना होगा, 5 किलोग्राम पर कितना बल लगेगा। तो देखिए 5 किलोग्राम पर लगने मतलब ये M2 है, तो इस पर लगने वाला बल, ये इसके ऊपर बल लगाएगा स्मॉल f, और ये इसके ऊपर बल लगाएगा स्मॉल f, ठीक है। तो स्मॉल f बराबर क्या आ गया M2A, और M2A कितना होगा कैपिटल F बट्टे में M1 प्लस M2। तो यहां से M2 का मान है 5, कैपिटल F का मान है 6, M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 5, 30 बट्टे में 12, तो ये आ गया हमारे पास में 2.5 न्यूटन। स्मॉल f बराबर कितना आ गया है 2.5 न्यूटन। तो ये 7 किलोग्राम 5 किलोग्राम पर लगा रहा है, 5 किलोग्राम वापस 7 किलोग्राम पर लगा रहा है, हमारे को केवल ये पूछा 5 किलोग्राम पर कितना बल लग रहा है, ओके, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब ये तो मैंने दो पिंडों का निकाय लेकर इसको समझाया। यदि यहाँ पर 3 पिंड होते तो क्या होता, 3 पिंड होते तो क्या होता, इसको भी समझा देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम 3 पिंडों को संपर्क में रखेंगे कि देखिए क्या है अगली कंडीशन, 3 संपर्क में रखे, मैं ऐसे पुट कर देता हूं, संपर्क में रखे 3 पिंडों पर बाह्य बल F काम करे, बाह्य बल कितना लग रहा है F कार्य करे, बाह्य बल F लग रहा है, समझें इसको। हमारे पास में अब की बार भी एक क्षैतिज चिकना पृष्ठ है, और इस क्षैतिज चिकने पृष्ठ के ऊपर 3 पिंड रखे हुए हैं। ये M1 द्रव्यमान है, ये M2 द्रव्यमान है, और ये M3 द्रव्यमान है, M2 और M3। इधर से हम एक बाह्य बल लगा रहे हैं कैपिटल F, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है A। एक्सेलरेशन क्या है पूरे निकाय का A। देखो केवल और केवल आपको दिया हुआ मिलेगा M1 M2 M3 और बाहर से लगने वाला बल F।
तब आपको एक्सेलरेशन ज्ञात करना होता है। पहला m1 है वो m2 पर कितना बल लगा रहा है, m2 m3 के ऊपर कितना बल लगा रहा है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए हम बल केवल m1 पर लगा रहे हैं, बाहर से बल कितना लग रहा है F, और किस पर लग रहा है m1 पर। तो फिर क्या करता है m1 m2 को धक्का मारता है, m1 किसको धक्का मारता है m2 पर। तो इधर m2 पर बल लगेगा, जैसे इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को हम F1 कह देंगे, स्मॉल f1, इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को हम F2 कह देंगे। तो m1 है, इसके ऊपर F1 बल लगा रहा है, m2 इस पर प्रतिक्रिया फलस्वरूप F1 बल वापस लगाएगा। इसी तरीके से m2 m3 के ऊपर बल लगाएगा, m3 प्रतिक्रिया फलस्वरूप F2 बल वापस क्रिएट करेगा। तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम क्या है वो एक बार मैं समझा देता हूं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं m1 पर। तो m1 पर इधर से बल काम कर रहा है कैपिटल F, और इधर से काम करेगा स्मॉल f1। फिर मैं बात करता हूं यहां पर m2 की। तो यहां से m2 पर ये वाला बल लगा रहा है इधर से, और वो बल लगा रहा है f1। इधर से m3 बल लगा रहा है, वो है f2। तीसरा जो कण है उसका द्रव्यमान है m3, इसके ऊपर बल लग रहा है F2। ये जो कण पूरा निकाय है ये भी a त्वरण से इधर गति कर रहा है, ये भी a त्वरण से इधर गति कर रहा है, ये भी a त्वरण से इधर गति कर रहा है। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम की जो इक्वेशन है वो मैं लिखूं तो देखिए ये इसका एक्सेलरेशन कितना है m1, a इसका एक्सेलरेशन है। अब इस पर लगने वाले बलों को इक्वल कर देता हूं मैं। इसके F बल लग रहा है, कैपिटल F बल। देखो ये इधर गति कर रहा है तो इधर लगने वाला बल ज़्यादा प्रभावी, तो कैपिटल F इसमें से घट क्या जाएगा, विपरीत दिशा में लगने वाला बल F1 घट जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें ये भी इधर a त्वरण से गति कर रहा है, तो m2a बराबर क्या आ जाएगा, m2a बराबर इधर लगने वाला बल F1 और इधर लगने वाला बल माइनस में F2 हो जाएगा। फिर आप देखें m3, तो m3a और इस पर लगने वाला बल है F2। ये क्लियर हो गया। ये तो इनकी हो गई है फ्री बॉडी डायग्राम से प्राप्त होने वाली इक्वेशन। अब मैं फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद करने का तरीका बता देता हूं कि इनका जो एक्सेलरेशन होता है a, निकाय किस त्वरण से गति करेगा, तो बाहर से लगने वाला बल बट्टे में कुल द्रव्यमान। आपको ये ध्यान रखना है, चाहे 2 कण हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 पिंड हो, आपको एक्सेलरेशन, निकाय का एक्सेलरेशन कैसे ज्ञात करना है, कुल बल बट्टे में कुल द्रव्यमान। तो बाहर से लगने वाला कुल बल F, बाहर इनका निकाय का कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है। अब यहां पर देखो F2 क्या है m3a, इसके ऊपर तो केवल और केवल F2 ही काम कर रहा है। तो F2 का मान कितना आ जाएगा m3a ये रहा, m3a का मान ये रहा। तो m3f बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3 ये हो जाएगा। ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है ये, क्योंकि ये जो है ये इसके ऊपर F2 लगाएगा, ये वापस इसके ऊपर F2 लगाएगा, तो m2 और m3 के बीच में काम करता है ये बल। ओके। फिर इसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी F1 बल काम कर रहा है, m1 m2 पर लगा रहा है, m2 m1 पर लगा रहा है। देन यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि F1 तो इन दोनों के ऊपर देखो इसके द्वारा इस पर लग रहा है, तो ये जो दोनों पिंडों का द्रव्यमान है m2 प्लस m3 इंटू a आ जाएगा, और a का मान कितना है कैपिटल F बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आपको क्लियर करके रखना है, ध्यान में रखना है। आप यहां से देखो इस F1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, F माइनस m1a करके यही वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ये 3 फॉर्मूले यहां पर होंगे। एक्सेलरेशन का पहले दूसरे के बीच में लगने वाला बल, तो पहले और दूसरे के बीच में तो इधर ये गति कर रहा है, तो इन दोनों का द्रव्यमान m1 प्लस m2 बट्टे में इंटू में कैपिटल F बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3। इस पर लगने वाला बल, तो इस पर लगने वाला बल तो केवल एक ही बल काम कर रहा है F2, तो F2 कितना हो जाएगा
M3A कितना हो जाएगा, M3 इंटू कैपिटल F बटे में M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो जाएगा ये वाला। एक क्वेश्चन छपा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर फोकस करें। हमें एक घर्षण रहित तल दे रखा है, उसके ऊपर 3 पिंड संपर्क में रखे हुए, 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम। बाहर से 14 न्यूटन का बल लग रहा है। हमें ये पूछा A और B के मध्य संपर्क बल क्या होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में लगने वाला जो संपर्क बल है वो मैंने आपको अभी F1 बताया, जो कि इन दोनों के द्रव्यमान M2 प्लस M3 इंटू A, तो A का मान है कैपिटल F बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस M3, तो F1 कितना आ जाएगा, यहाँ से M2 कितना 2, M1 कितना 1, F कितना 14, M1 प्लस M2 प्लस तो 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये तो 7 हो गया, 2 बार में कट गया, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन। ओके, तो ये थे एक क्षैतिज समतल पृष्ठ के ऊपर यदि संपर्क में पिंड रखे जाएं तो उनके मध्य आपस में बल तथा उनका एक्सेलरेशन। अब हम इन पिंडों को किसी डोरी से जोड़ देते हैं, द्रव्यमानहीन डोरी से जोड़ देते हैं। विद्यार्थियों अब हम 2 पिंडों को आपस में एक द्रव्यमानहीन डोरी से जोड़ देंगे और उस पर बल लगाएंगे। 2 पिंडों को द्रव्यमानहीन डोरी से जोड़कर, द्रव्यमानहीन डोरी से जोड़कर F बल लगाएं। उसके ऊपर कितना बल लगाएं, F बल लगाएं, तो क्या होगा समझें। हमारे पास में 2 पिंड हैं और उनको हम एक द्रव्यमानहीन डोरी से जोड़ देंगे और उसके ऊपर एक बाहर से बल लगाएंगे कैपिटल F। देन यहां पर पिंडों का एक्सेलरेशन और डोरी में जो तनाव है वो क्या होगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। इनको हम एक घर्षण रहित पृष्ठ पर रखेंगे। देखिए मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर दिया कि हम यहाँ पर घर्षण रहित पृष्ठ लेंगे। जैसे ये हमारे पास में एक पिंड है जिसका द्रव्यमान हम M1 कंसीडर कर लें, ये एक दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान M2 कंसीडर कर लें। इन दोनों के बीच में ये एक घर्षण रहित डोरी है। कैसी डोरी है, घर्षण रहित डोरी। अब देखिए आपका मन करे उधर एक बाह्य बल लगाइए, हालांकि अलग अलग इस पर बाह्य बल लगाओगे तो फॉर्मूला अलग आएगा, इस पर बाह्य बल लगाओगे तो फॉर्मूला अलग आएगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड है किधर लगाएंगे, तो उनको याद करने का समझने का तरीका भी हमें देखना होगा। हमारे नोट्स में इस M2 के ऊपर बाह्य बल लग रहा है, मैं यहाँ पर M1 लगाकर बता देता हूँ। विद्यार्थियों हमने नीट और IIT मेंस से रिलेटेड हस्तलिखित नोट्स बना रखे हैं, आप उन्हें हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और ऐप की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। ई बुक्स के रूप में आपको प्राप्त होंगे, वहां से इनको समझ सकते हैं, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए मैं बाह्य बल ले लेता हूं। यहाँ पर ये कैपिटल F बाह्य बल है, तो इस डोरी में तनाव T क्रिएट हो जाएगा। डोरी में तनाव कितना उत्पन्न हो जाएगा, कैपिटल T। इन दोनों के एक बार फ्री बॉडी डायग्राम लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे तनाव कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि बाहर से जब बल F लगता है तो पूरा निकाय A त्वरण से इधर गति कर रहा है। तो FBD देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। पहले M1 के लिए, किसके लिए देखना है आपको, M1 के लिए देखना है। ये M1 है, इसके ऊपर बाहर से बल लगाया जा रहा है कैपिटल F, इसके ऊपर तनाव इधर काम कर रहा है कैपिटल T, और है इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है A। मैं यहां पर M2 की बात करूं तो ये है M2, इसके ऊपर तनाव लग रहा है इधर कैपिटल T और ये A त्वरण से गति कर रहा है, इसके ऊपर अन्य कोई बल काम नहीं करे। विद्यार्थी यहाँ पर प्रतिक्रिया बल और गुरुत्वीय बल दोनों भी लग रहे हैं, बट हमने इनको यहाँ पर दिखाया नहीं है, वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यहाँ पर उनका कोई रोल नहीं है। चलिए इसके लिए इक्वेशन हम लिख देते हैं। तो M1A बराबर आ जाएगा, इधर बल लग रहा है F माइनस कैपिटल T, इसके लिए क्या हो जाएगा, M2A बराबर
कैपिटल टी, दोनों को जोड़ देंगे तो m1 प्लस m2a बराबर आ गया कैपिटल F, और a बराबर कितना आ गया कैपिटल F बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, अभी जैसे हम पढ़ रहे थे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पहले ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे तो इनके बीच में स्मॉल एफ बल काम कर रहा था। तो यहां पर भी इसके ऊपर तो केवल टी लग रहा है, तनाव इस पर कितना लग रहा है, तनाव लग रहा है, और उसके कारण से इसमें एक्सेलरेशन ए क्रिएट हो रहा है। तो ये जो तनाव टी है वो m2a के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये लिखा हुआ है वैसे, तनाव जो टी है वो m2a के इक्वल है, और a कितना है, ये रहा कुल बल बट्टे में कुल द्रव्यमान, ए यही होता है। देखो कुल बल कितना लग रहा है बाहर से F, और कुल द्रव्यमान है m1 m2, तो ये आ गया हमारे पास में एक्सेलरेशन और तनाव के फॉर्मूले। ये तो एक्सेलरेशन, ये तनाव। ओके, यहां पर जैसे दो पिंड डोरी से जुड़े हैं, ठीक उसी प्रकार से हम तीन पिंड लेंगे और उनको भी डोरियों से जोड़ेंगे, उनके मध्य तनाव ज्ञात करेंगे, एक्सेलरेशन ज्ञात करेंगे। पहले दो डोरियों पर मतलब दो पिंडों पर के मध्य देखो डोरी जुड़ी हो तो उन पर आधारित एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास में दो पिंड हैं, एक ए दूसरा बी, ए का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, बी का द्रव्यमान है 15 किलोग्राम, और दोनों के मध्य एक द्रव्यमानहीन डोरी बांधी गई है जिसमें तनाव टी क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ए के ऊपर हम 500 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। कितना बल लगा रहे हैं, 500 न्यूटन का। तो इस डोरी में तनाव कितना होगा, डोरी में तनाव कितना होगा, तो यहां पर डोरी में जो तनाव है टी, वो इस पर लगने वाला बल, मतलब इसको आप m2 ले लो, तो ये m2a, और a कितना होगा F बट्टे में m1 प्लस m2, तो m2 तो हो गया हमारे पास से 15, F हो गया 500, m1 कितना है 10 प्लस 15 25 हो गया। 25 को यहां से काट दिया, 20 बार में 20 को इससे गुणा करेंगे तो 30, 300 न्यूटन आ गया। तनाव कितना क्रिएट होगा, 300 न्यूटन। अब हम यहां पर तीन पिंडों का निकाय लेंगे और उनके मध्य लगने वाले उनका एक्सेलरेशन और तनाव का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। यहां पर मैं तीन पिंड लूंगा, जैसे ये हमारे पास में एक क्षैतिज पृष्ठ है, इसके ऊपर ये m1 द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, ये m2 द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, और ये m3 द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक डोरी है, इन दोनों के बीच में एक डोरी है। यहाँ पर तनाव T1 क्रिएट होता है, यहाँ पर तनाव T2 क्रिएट होता है। किस वजह से क्रिएट होता है, क्योंकि इधर एक बाह्य बल कैपिटल F लगाया जा रहा है। इस पूरे निकाय का जो एक्सेलरेशन है वो A है। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके आधार पर इनके डायरेक्ट फॉर्मूले लिखना अब तक आपको आ जाने चाहिए, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप बार बार फॉर्मूलों को क्रिएट नहीं करेंगे, और बल्कि फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, फॉर्मूले लिखने आ जाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, निकाय का जो त्वरण है वो कितना होगा, बाहर से कितना बल F, द्रव्यमान कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया। इनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम FED लिखें तो m1a बराबर आ जाएगा F माइनस T1, इसके लिए m2a बराबर T1 माइनस T2, इसके लिए m3a बराबर T2। मैं यहाँ पर इन दोनों के मध्य लगने वाले तनाव की बात करूँ, ये A है ये B है, A और B के बीच में जो तनाव है T1 वो आ जाएगा m2 प्लस m3, m2 प्लस m3 इंटू में A कितना है F बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में जो तनाव है वो है T2 जो कि होगा m3a। A कितना है F बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो ये हैं इनके फॉर्मूले। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जो क्वेश्चन है हमने छपे यहाँ पर छाप दिए हैं पहले से ही, कि हमारे पास में ये तीन पिंडों का एक निकाय है, 2 किलोग्राम, 3 और 5 किलोग्राम, और पहले और दूसरे पिंड के बीच में T1 तनाव क्रिएट होता है और दूसरे और तीसरे के बीच में T2 तनाव क्रिएट होता है। बाह्य बल 10 न्यूटन का लग रहा है। ये कितना है 10 न्यूटन कैपिटल F।
तनाव T1 चाहिए, तो T1 बराबर क्या आएगा, देखो फॉर्मूला हो जाएगा M2 प्लस M3 इंटू में कैपिटल F बटे में M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहां से T1 की जो वैल्यू है M2 प्लस M3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू में 10 बटे में 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 10 हो गया, 10 से ये 10 कट जाएगा, 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी समझें। इसमें हमें एक तंत्र दे रखा है, एक डोरी ये है, एक डोरी ये है, एक डोरी ये है, और इनको दृढ़ आधारों से बांधा गया है। ये एक दृढ़ आधार है, ये एक दृढ़ आधार है। इससे हमने एक पिंड को लटका रखा है। ये वैसे 2 किलोग्राम का पिंड है, तो इस पर लगने वाला जो भार है वो 2 किलोग्राम भार हो जाएगा। हमें सीधा बल दे रखा है 2 kg वेट, तो ये है 2 किलोग्राम भार। इसको यदि न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 9.8 न्यूटन, क्योंकि हम 1 किलोग्राम भार बराबर क्या जानते हैं, 9.8 न्यूटन जानते हैं। वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। इस चैप्टर के इन टॉपिकों में हमने बल को पढ़ा, तो उसमें हमने 1 किलोग्राम भार किसके इक्वल बताया है, 9.8 न्यूटन के इक्वल बताया। तो 2 किलोग्राम भार मतलब 2 इंटू 9.8 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, यदि न्यूटन में चाहिए तो। हमें इस क्वेश्चन के अंदर इस T1 डोरी है, इसमें तनाव पूछा है। क्या पूछा, तनाव। तो यहां से हम पहले क्या करें कि इसको हम घटकों में तोड़ देते हैं। तो देखिए इस डायरेक्शन में घटक ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो T cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा T sin 30 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब दोनों को आमने सामने को बराबर पुट कर दीजिए, तो यहां से जो हमारे पास में T की वैल्यू हो जाएगी T sin 30 डिग्री बराबर हमें दे रखा है 2 किलोग्राम भार। ओके, तो यहां से T sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 2 किलोग्राम भार, और तनाव आ जाएगा कैपिटल T कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम भार, और वैसे न्यूटन में 4 इंटू 9.8 न्यूटन आ जाएगा। ओके, हमें क्या चाहिए, T1 चाहिए। तो T1 किसके इक्वल होगा, T cos 30 डिग्री के इक्वल होगा। T का मान कितना, 4 किलोग्राम भार, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2√3 किलोग्राम भार आ गया। ये तो किलोग्राम भार में आंसर आ गया। यदि आपको न्यूटन में पूछा जाता तो कितना आता, 2√3 इंटू 9.8 न्यूटन आ जाता। ओके, ये आंसर न्यूटन में आ जाता। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसा निकाय लेंगे जिसमें घर्षण रहित घिरनी होगी, और उस घिरनी से हम एक डोरी, द्रव्यमानहीन डोरी लेकर उससे 2 पिंडों को लटकाएंगे, और उस निकाय का एक्सेलरेशन तथा डोरी में उत्पन्न तनाव की यहां पर चर्चा करेंगे। चलिए, अब यहां पर मैं चर्चा करूंगा घिरनी से होकर जुड़े जो गुटके हैं उनकी गति के बारे में। देखिए, पहले एक बार हम निकाय की व्यवस्था देख लेते हैं। घिरनी से होकर, हमारा जो टॉपिक है वो है घिरनी से होकर, घिरनी से होकर, घिरनी से होकर जुड़े द्रव्यमानों की गति, द्रव्यमानों की गति। चलिए इसको समझें एक बार। ये हमारे पास में एक दृढ़ आधार है, और इस दृढ़ आधार से हमने एक घिरनी को लटकाया है। किसको लटकाया है, एक घिरनी को। इस तरीके से ये हमारे पास में एक घिरनी है। ओके, इस घिरनी से हमने एक अवितन्य द्रव्यमानहीन डोरी को लटकाया है। इस डोरी से 2 द्रव्यमान जुड़े हैं। एक द्रव्यमान है M1, दूसरा जो द्रव्यमान है वो है M2। ठीक है, इन दोनों में से हम इस M2 को M1 से बड़ा ले लेंगे। M2 को क्या लेंगे, बड़ा, M1 को लेंगे हम यहां पर छोटा।
कोई सा भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। M1 को आप बड़ा ले सकते हैं, M2 को छोटा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, M2 बड़ा M1 छोटा। ये जो डोरी है वो अवितन्य है, द्रव्यमानहीन है और घर्षणहीन घिरनी के ऊपर लटकी हुई है। घर्षण को हमने यहाँ पर नगण्य लिया है। तब क्या होगा, इनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखें। इस पर तनाव ऊपर लगेगा, M1G नीचे लगेगा। इस पर तनाव T ऊपर लगेगा। देखिए डोरी जब तक एक ही रहती है तब तक उसमें तनाव सेम रहेगा। इस पर नीचे की ओर M2G काम करेगा। ओके, तो डोरी एक ही है, तनाव T बना रहेगा। और अब यहाँ पर हम देखें, ये जो द्रव्यमान है ज़्यादा तो ये A त्वरण से नीचे की ओर गति करेगा। ये जो द्रव्यमान है वो है कम तो ये A त्वरण से ऊपर की ओर गति करेगा। यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इनके लिए इक्वेशन देखें। इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, M1A बराबर, ऊपर की ओर जा रहा है कण, देखो समझना, इस पर लगने वाला टोटल बल तो हो जाएगा क्योंकि ये त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो M1A। अब M1A किसके बराबर होगा, ऊपर की ओर लगने वाला बल T, नीचे की ओर लगने वाला बल M1G। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसमें टोटल जो बल है वो है M2A। अब नीचे की ओर लग रहा है इसमें ज्यादा बल, तो M2G माइनस T। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ दो तो M1 प्लस M2A बराबर आ गया हमारे पास में M2 माइनस में M1 इंटू G। और A बराबर कितना आ गया, M2 माइनस M1 बट्टे में M1 प्लस M2 इंटू में G आ गया। ये आ गया निकाय का एक्सेलरेशन। निकाय का एक्सेलरेशन आ चुका है विद्यार्थियों। अब डोरी में जो तनाव है कैपिटल T है, ये तो आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें आप यहां पर समझ लीजिए कुल बल बट्टे में क्या करना है, कुल द्रव्यमान। तो बट्टे में कुल द्रव्यमान तो क्या है, M1 प्लस M2। अब कुल बल यहाँ पर जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय बल है। तो यहाँ पर M2G नीचे M1G ऊपर, तो M2G में से M1G घटा देंगे तो M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये तो एक्सेलरेशन का ध्यान रखना है। अब इसमें जो तनाव है वो किसके इक्वल होगा, यहां से M1A प्लस M1G, M1A प्लस M1G। तो A का मान रखकर वहां से हम फाइंड आउट करेंगे। तो तनाव हमें यहां पर ये मिलेगा 2 M1 M2 बट्टे में M1 प्लस M2 इंटू में G, T 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये तनाव मिलेगा। इनको हम सोल्व कर लेंगे तब, क्योंकि यहां पर सीधा A का मान पुट करके इस इक्वेशन नंबर 1 को ही सोल्व कर लीजिए तो तनाव आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की अब हम इन पर आधारित क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान के द्रव्यमान घिरनी से लटकाए गए हैं। निकाय का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो A बराबर क्या होगा, M2 माइनस M1G बट्टे में M1 प्लस M2। देखो बोर्ड पर फोकस करो। M2 का मान कितना, 10 माइनस 5 बट्टे में 5 प्लस 10 इंटू में G को आप 10 ले लेते हैं, इजी वे में मैंने 10 ले लिया। तो ये ऊपर तो कितना हो गया 5, नीचे कितना हो गया 15, तो ये 3 आ गया। तो ये आ गया 10 बट्टे में 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब G का मान हम 10 लेते हैं। G का मान G भी ले सकते हैं, कहीं में इसमें G की फॉर्म में भी G/3 दिया हुआ हो सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक हल्की डोरी किसी घर्षण रहित घिरनी से होकर गुजरती। इस डोरी के सिरों से 6 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के दो द्रव्यमान लटकाए गए हैं। डोरी में तनाव क्या होगा, देखिए तनाव का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में T बराबर 2 M1 M2 बट्टे में M1 प्लस M2 इंटू में G। ठीक है, देन यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 M1 का मान कितना 6, M2 का मान कितना 10 बट्टे में M1 प्लस M2। तो 6 प्लस 10 इंटू में जो G है उसको मैं 10 ही ले लेता हूँ। इजी वे में मैंने कितना ले लिया। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, डोरी में तनाव आ जाएगा। ओके, यहां पर मैं एक और कंडीशन आपके सामने रख देता हूं।
अंतिम जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक जो पिंड है वो तो किसी क्षैतिज पृष्ठ पर रखा हुआ है और उससे एक डोरी जोड़कर एक पिंड को नीचे लटकाया गया है, तो उस स्थिति में डोरी में उत्पन्न तनाव और निकाय का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। चलिए स्थिति में आपके सामने रखता हूं, ये हमारे पास में एक क्षैतिज पृष्ठ है और यहां पर हम लगा देते हैं एक घिरनी। यहां पर मैंने क्या लगा दी, एक घिरनी लगा दी है, इससे जोड़ दी है इस तरीके से। ओके, ये मैं एक यहां पर घर्षण रहित पृष्ठ के ऊपर एक पिंड ले लेता हूं और यहां से हमने एक अन्य पिंड जोड़ दिया। इसका द्रव्यमान m1 कंसीडर कर लें, इसका द्रव्यमान m2 कंसीडर कर लें। इस डोरी में उत्पन्न जो तनाव है वो T होगा। ओके, डोरी में तनाव, ये A त्वरण से इधर आएगा तो ये A त्वरण से इधर जाएगा। इसके ऊपर इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम देखना, ये इतना ही है, T ऊपर m2g नीचे, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा m2a बराबर आ गया m2g माइनस में t। इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, m1a बराबर आ गया t। तो यहां से दोनों को जोड़ दो, a बराबर क्या आ जाएगा m2g बट्टे में m1 प्लस m2। देखो इसको समझो, ये क्या है, एक्सेलरेशन होता है कुल बल बट्टे में कुल द्रव्यमान। तो यहां पर अब की बार बल है वो सिर्फ इस पिंड के ऊपर लग रहा है गुरुत्वीय बल, वो है m2g बट्टे में कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2, क्योंकि पूरी निकाय में दोनों द्रव्यमान गति कर रहे हैं, तो m2g बट्टे में m1 प्लस m2। बात करते हैं डोरी में तनाव की, तो डोरी में तनाव का मतलब हो गया कि m1a, तो यहां से m1a कितना है m2g बट्टे में m1 प्लस m2, तो ये आएगा इसमें तनाव, ये इसमें क्या आएगा तनाव आएगा। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने FBD के बारे में अध्ययन किया, बट इसमें हमने घर्षण को इंक्लूड नहीं किया है, घर्षण को सम्मिलित नहीं किया। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम मुक्त कण आरेख के बारे में ही गति करेंगे, लेकिन उसमें हम घर्षण को हर सिचुएशन में घर्षण को इंक्लूड कर लेंगे, फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, जल्दी ही हम फिर से मिलेंगे। उस वीडियो में भी हम मुक्त कण आरेख के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।